आज का टॉपिक है अप्रत्यक्ष कर। अप्रत्यक्ष कर में होता है आप सुपर बाजार में वस्तुएं खरीदने जाते हैं या रेस्तरां में खाना खाने जाते हैं तो आप अक्सर देखते हैं कि आपने जितनी धनराशि का आनंद लिया उससे अधिक धनराशि रेस्तरां द्वारा आपसे ली जाती है। यह अतिरिक्त राशि ही अप्रत्यक्ष कर कहलाती है जो बिचौलियों द्वारा एकत्रित की जाती है। और जब बिचौलियों की आय पर सरकार कर लगाती है तो यह अतिरिक्त धन सरकार के कोष में जाता है। अतः यह ज्ञात होता है कि यह कर आम नागरिकों से अप्रत्यक्ष रूप से लिया जाता है। अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर, वैट, मूल्य नियोजित कर, सीमा शुल्क इसमें आएगा। सीमा शुल्क में फिर चुंगी, फिर उत्पाद शुल्क, एंटी डंपिंग ड्यूटी, मनोरंजन कर, पथ कर, टोल टैक्स, फिर सेवा कर, जीएसटी, वस्तु एवं सेवा कर, मूल्य संवर्धन कर में आएगा। जब हम ग्राहक या खरीदार वस्तुओं और सेवाओं की कीमत के लिए अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करते हैं तो इस अतिरिक्त राशि को वैट कहा जाता है। अब इस कर को वस्तु एवं सेवा कर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। सीमा शुल्क में आएगा। सीमा शुल्क भारत में आयोजित होने वाली वस्तुओं के साथ भारत से निर्यातित होने वाली वस्तुओं पर लगने वाला एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। भारत में सीमा शुल्क के करारोपण और संचयन के लिए सीमा शुल्क अधिनियम 1962 है। यह आयात और निर्यात पर सीमा शुल्क के करारोपण और संचयन को प्रदान करवाता है। सेवा कर, भारत में सेवाओं को प्रदान करवाने पर भारत सरकार द्वारा सेवा कर लगाया जाता है। सेवा प्रदाता इस कर को एकत्रित करके सरकार को भुगतान कर देता है। यह सेवाओं की नकारात्मक सूची में सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाओं पर शुल्क लिया जाता है। फिर इसमें आएगा बिक्री कर में आएगा। बिक्री चलायमान वस्तुओं की बिक्री पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क और चुंगी वस्तुओं पर। सीमा शुल्क भारत में आयातित वस्तुओं पर लगाए जाने वाला अप्रत्यक्ष कर है। भारत में विदेशी देशों से आयातित वस्तुओं पर यह कर लगाया जाता है। चुंगी वह कर है जो एक राज्य से अन्य राज्य में प्रवेश करने के लिए वस्तुओं की खपत या बिक्री के लिए लागू होता है। सामान्य शब्दों में इसे प्रवेश कर करते हैं। फिर इसमें उत्पाद शुल्क में आएगा। उत्पाद शुल्क देश के भीतर वस्तुओं के उत्पादन पर लगने वाला एक प्रकार का कर है। इस कर का अन्य नाम सैनवेट केंद्रीय मूल्य वर्धित कर है। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। बजट को परिभाषित कीजिए। उत्तर है यह वित्तीय वर्ष जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। इसमें सरकार की प्राप्तियों और व्यय के आकलनों का वार्षिक विवरण होता है। बजट के 2 व्यापक भागों के नाम बताइए। उत्तर है राजस्व बजट, पूंजी बजट। इसमें आएगा 2 बजट प्राप्तियां क्या हैं। इसमें आएगा राजस्व प्राप्तियां, पूंजी प्राप्तियां। फिर इसमें आएगा राजस्व प्राप्तियों के 2 प्रकारों के नाम बताइए। कर राजस्व, गैर कर राजस्व। फिर आएगा कर के 2 प्रकार कौन से हैं। प्रत्यक्ष कर में आयकर, ब्याज कर, संपत्ति कर। और अप्रत्यक्ष कर में आएगा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। फिर बिक्री कर पूंजी प्राप्तियों की मुख्य मदें क्या हैं। फर्स्ट है बाजार ऋण, जनता से सरकार द्वारा उठाए गए ऋण। बी है सरकार द्वारा उधारी। फिर इसमें आएगा
थर्ड है थर्ड में आएगा विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण। विकास संबंधी व्यय के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर रेलवे और डाक का योजना व्यय। गैर विकास संबंधी व्यय के 2 उदाहरण दीजिए। फर्स्ट है रक्षा पर व्यय, ब्याज पर भुगतान। फिर आएगा बजट अधिशेष को परिभाषित कीजिए। इसमें आएगा एक बजट अधिशेष वह है जहां अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय से अधिक होता है। बजट घाटे की 4 अलग अलग अवधारणाएं क्या हैं? बजटीय घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, वित्तीय घाटा। बजट 2 प्रकार की राजस्व प्राप्तियों के नाम बताइए। कर राजस्व, गैर कर राजस्व। करों के 2 प्रकार क्या हैं? यह आएंगे प्रत्यक्ष कर में आएगा। प्रत्यक्ष कर में आयकर, ब्याज कर, संपत्ति कर। और अप्रत्यक्ष में आएगा सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, बिक्री कर। पूंजी प्राप्तियों की मुख्य मदें क्या हैं? बाजार ऋण, जनता से सरकार द्वारा उठाए गए ऋण, सरकार द्वारा उधार राशियां, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण। फिर इसमें आएगा विकास संबंधी व्यय के 2 उदाहरण दीजिए। रेलवे और डाक का योजना व्यय। गैर विकास संबंधी व्यय के 2 उदाहरण दीजिए। रक्षा पर व्यय, ब्याज पर भुगतान। बजट अधिशेष को परिभाषित कीजिए। एक बजट अधिशेष वह है जहां अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय से अधिक होता है। बजट घाटे की 4 विभिन्न अवधारणाओं को बताइए। बजट घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा। इसमें आएगा राजस्व व्यय और पूंजी व्यय का क्या अर्थ है? राजस्व व्यय यह सरकारी विभागों को सामान्य रूप से संचालित करने और विभिन्न सेवाओं के लिए प्रावधान जैसे ऋण पर ब्याज, शुल्क, सब्सिडी आदि पर आने वाला व्यय। पूंजी व्यय यह मुख्य रूप से भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण आदि तरह की संपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च आदि और केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऋण और अग्रिम को मंजूरी देने से संबंधित है। बजट घाटे की 4 विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। बजट घाटे की 4 विभिन्न अवधारणाएं इस प्रकार है। बजट घाटा यह सरकार के कुल व्यय, मौजूदा राजस्व और शुद्ध आंतरिक और बाह्य पूंजी प्राप्तियों के बीच अंतर है। अप्रत्यक्ष कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क। फिर बिक्री कर। फिर पूंजी प्राप्तियों की मुख्य मदें क्या हैं? इसमें आएगा बाजार ऋण, जनता से सरकार द्वारा उठाए गए ऋण, सरकार द्वारा उधार राशियां, विदेशी सरकारों और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त ऋण। विकास संबंधी व्यय के 2 उदाहरण दीजिए। रेलवे और डाक का योजना व्यय। गैर विकास संबंधी व्यय के 2 उदाहरण दीजिए। फर्स्ट है रक्षा पर व्यय, ब्याज भुगतान। बजट अधिशेष को परिभाषित कीजिए। उत्तर है एक बजट अधिशेष वह है जहां अनुमानित राजस्व अनुमानित व्यय से अधिक होता है। बजट घाटे की 4 विभिन्न अवधारणाओं को बताइए। बजट घाटा, राजस्व घाटा, प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा। राजस्व व्यय और पूंजी व्यय का क्या अर्थ है? राजस्व व्यय यह सरकारी विभागों को सामान्य रूप से संचालित करने और विभिन्न सेवाओं के लिए प्रावधान जैसे ऋण पर ब्याज, शुल्क, सब्सिडी आदि पर आने वाला व्यय है। पूंजी व्यय यह मुख्य रूप से भूमि, भवन, मशीनरी, उपकरण आदि तरह की संपत्तियों के अधिग्रहण पर खर्च आदि और केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ऋण और
अग्रिम को मंजूरी देने से संबंधित है। बजट घाटे की 4 विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट कीजिए। बजट घाटे की 4 विभिन्न अवधारणाएं इस प्रकार हैं। फर्स्ट है बजट घाटा, यह सरकार के कुल व्यय, मौजूदा राजस्व और शुद्ध आंतरिक और बाह्य पूंजी प्राप्तियों के बीच अंतर। सूत्र है B.D बराबर है B.E ग्रेटर देन B.R, ब्रैकेट में B.D बराबर बजटीय घाटा, कोमा B.E बराबर बजटीय व्यय और B.R बराबर बजटीय राजस्व। फिर वित्तीय घाटा होता है। वित्तीय घाटा बराबर होता है, यह सरकार के कुल व्यय के बीच अंतर है, राजस्व प्राप्तियां प्लस वह पूंजी प्राप्तियां जो सरकार से अंतिम रूप से उपार्जित होती है। F.D बराबर B.E माइनस B.R, ब्रैकेट में है B.E ग्रेटर देन B.R, उधारी से अलग। F.D बराबर वित्तीय घाटा, B.E बराबर बजटीय व्यय, B.R बराबर होता है ये बजट प्राप्तियां। फिर राजस्व घाटा होता है, इसमें सरकार का राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। सूत्र है R.D बराबर है R.E माइनस R.R, जब R.E ग्रेटर देन R.R, कोमा R.D बराबर राजस्व घाटा, R.E बराबर राजस्व व्यय, R.R बराबर राजस्व प्राप्तियों। प्राथमिक घाटा, यह वित्तीय घाटे को ब्याज भुगतान से घटाने से प्राप्त होता है। सूत्र है F.D बराबर है P.D बराबर F.D माइनस I.P, कोमा P.D बराबर प्राथमिक घाटा, F.D बराबर वित्तीय घाटा, I.P बराबर ऋण भुगतान शेष अर्थ और घटक। अर्थ है एक देश का भुगतान शेष एक दी गई समय अवधि में एक देश के नागरिकों और विदेशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। व्यापार शेष और भुगतान शेष। व्यापार शेष निर्यात के मुद्रा मूल्य और भौतिक वस्तुओं के आयात के मूल्य द्रव्य आइटम के बीच अंतर है। भुगतान शेष, एक देश का भुगतान शेष एक दी गई समय अवधि में एक देश के नागरिकों और विदेशी देशों के निवासियों के बीच सभी आर्थिक लेन देनों का व्यवस्थित रिकॉर्ड होता है। इसमें दृश्य और अदृश्य मद शामिल हैं। अतः भुगतान शेष एक देश के आर्थिक लेन देनों का विश्व के शेष देशों के साथ व्यापार शेष का स्पष्ट चित्र प्रस्तुत करता है। फिर भुगतान शेष की संरचना का लेखांकन एक भुगतान शेष विवरण एक देश के कुल आर्थिक लेन देनों के अंतर्राष्ट्रीय लेखों का संक्षेपित विवरण है। ये 2 प्रकार के होते हैं। चालू खाता निम्नलिखित 3 मदों को इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। व्यापार की दृश्यमान वस्तुएं, निर्यात और आयात की वस्तुओं के शेष को दृश्यमान व्यापार का शेष कहते हैं। यह B दृश्य व्यापार सेवाओं के निर्यात और आयात को अदृश्य व्यापार का शेष कहते हैं। उदाहरण शिपिंग, बीमा आदि। एक तरफा स्थानांतरण वे प्राप्तियां हैं जो एक देश के नागरिक प्राप्त करते हैं या भुगतान करते हैं, जो एक देश के नागरिकों बिना किसी भुगतान के प्राप्त होती है। उदाहरण के लिए उपहार आदि। दृश्यमान व्यापार, अदृश्यमान व्यापार और एक तरफा स्थानांतरण के शेष
का शुद्ध मान चालू खाते पर शेष कहलाता है। पूंजी खाता यह उन सभी अंतर्राष्ट्रीय लेन देनों का रिकॉर्ड है जो एक देश के नागरिकों द्वारा उसकी परिसंपत्तियों को एक विदेशी नागरिक के साथ बदलने या एक विदेशी नागरिक के साथ उसकी देयताओं को बदलना शामिल है। विदेशी विनिमय दर को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, विदेशी विनिमय दर वह दर है जिस पर एक देश की मुद्रा को अन्य देश की मुद्राओं से बदला जा सकता है। यह विदेशी विनिमय बाजार का क्या अर्थ है? यह उत्तर है, विदेशी विनिमय बाजार वह बाजार है जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं का एक दूसरे के लिए व्यापार किया जाता है। यह स्थिर विनिमय दर का क्या अर्थ है? उत्तर है, इसमें स्थिर विनिमय दर वह दर है जो एक देश की सरकार द्वारा स्थिर और निर्धारित होती है और केवल सरकार ही इसे परिवर्तित कर सकती है। विनिमय की संतुलन दर क्या है? उत्तर है, विनिमय की संतुलन तब होती है जब आपूर्ति और विदेशी मुद्रा के लिए मांग एक दूसरे के बराबर हो। लोचदार विनिमय दर को परिभाषित कीजिए। इसमें आएगा उत्तर, लोचदार विनिमय दर वह दर है जो विदेशी विनिमय बाजार में विभिन्न मुद्राओं की मांग और आपूर्ति को निर्धारित करता है। मुद्राओं के अधिमूल्यन का क्या अर्थ है? उत्तर है, मुद्राओं का अधिमूल्यन तब होता है जब अन्य देशों की मुद्राओं के संबंध में विनिमय मान में वृद्धि होती है। स्पॉट विनिमय दर को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, स्पॉट विनिमय दर उस दर को संदर्भित करता है जिस पर विदेशी मुद्राएं स्पॉट पर उपलब्ध होती हैं। अग्रसर बाजार को परिभाषित कीजिए। उत्तर है, भविष्य के सुपुर्दगी के लिए विदेशी विनिमय के बाजार को अग्रसर बाजार के रूप में जाना जाता है। भुगतान शेष से क्या अभिप्राय है? भुगतान शेष एक देश का विश्व के शेष देशों के साथ किए गए सभी आर्थिक लेन देनों के लेखा विवरण के रिकॉर्ड को संदर्भित करता है।